गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन कल आप लोगों ने पढ़ा था आकलन की मुख्य तकनीकी। उसके बाद नया टॉपिक बताया था आप लोगों को अधिगम के लिए आकलन। आकलन के मुख्य रूप से निम्नलिखित उपकरण हैं या यंत्र हैं। नंबर 1, अवलोकन। अवलोकन व्यक्ति के व्यवहार के मापन की अत्यंत प्राचीन विधि है। व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं तथा क्रियाओं का अवलोकन करता है। मापन के एक उदाहरण के रूप में अवलोकन का संबंध किसी व्यक्ति अथवा छात्र के बाहरी व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का वर्णन करते हैं। अवलोकन को मापन की एक वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। फिर भी अनेक प्रकार की परिस्थितियों में तथा अनेक प्रकार के व्यवहार में मापन में इस विधि का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों के व्यवहार का मापन करने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। छोटे बच्चे मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं के प्रति जागरूक नहीं होते, जिसकी वजह से मौखिक तथा लिखित परीक्षणों के द्वारा उनका मापन करना कठिन हो जाता है। व्यक्ति के गुणों का मापन करने के लिए अवलोकन का भी प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों, अनपढ़ व्यक्तियों, मानसिक रोगियों, विकलांगों तथा अन्य भाषाभाषी लोगों के व्यवहार का मापन करने के लिए अवलोकन एकमात्र उपयोगी विधि है। अवलोकन की सहायता से ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा तीनों ही प्रकार के व्यवहार का मापन किया जा सकता है। अवलोकन करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से अवलोकन 2 प्रकार का हो सकता है। अवलोकन ये 2 प्रकार का स्वावलोकन तथा बाहरी अवलोकन। स्वावलोकन में व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करता है, जबकि बाहरी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है। वर्तमान समय में प्राय अवलोकन से अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के अवलोकन को माना जाता है। अवलोकन नियोजित भी हो सकता है तथा अनियोजित भी हो सकता है। नियोजित अवलोकन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजित अवलोकन किसके लिए किया जाता है? विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके विपरीत अनियोजित अवलोकन किसी सामान्य उद्देश्य की दृष्टि से भी किया जा सकता है। अवलोकन की प्रत्यक्ष अवलोकन तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन के रूप में भी बांटा जा सकता है। प्रत्यक्ष अवलोकन से अभिप्राय किसी व्यवहार को उसी रूप में देखना है जैसा कि व्यवहार हो रहा है। इसमें मापनकर्ता व्यवहार का अवलोकन स्वयं करता है। परोक्ष अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में अन्य व्यक्तियों से पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष अवलोकन 2 प्रकार का हो सकता है, जिन्हें क्रमशः स्वाभाविक
अवलोकन तथा अस्वाभाविक अवलोकन कहा जा सकता है। स्वाभाविक अवलोकन में अवलोकनकर्ता में कुछ विशिष्ट परिस्थितियां निर्मित करके अवलोकन करता है, जब अस्वाभाविक अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के क्रियाकलापों में कोई भाग नहीं लेता। अवलोकन को नियंत्रित अवलोकन तथा अनियंत्रित अवलोकन के रूप में भी बांटा जा सकता है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता की कुछ विशिष्ट परिस्थितियां निर्मित करके अवलोकन करता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में वास्तविक तथा स्वाभाविक परिस्थितियों में अवलोकन कार्य किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में व्यवहार के अस्वाभाविक हो जाने की संभावना रहती है, क्योंकि अवलोकित किए जाने वाला व्यक्ति सजग हो जाता है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति को स्वयं के अवलोकन किए जाने का प्राय कोई जानकारी नहीं होती, जिससे वह अपने स्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। नंबर 2, परीक्षण वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट करते हैं। विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अभिक्षमता ज्ञात करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की कठिनाई जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। परीक्षणों को अनेक ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, जिसे ओरल टेस्ट, लिखित परीक्षण, रिटन टेस्ट, तथा प्रयोगात्मक परीक्षण, जिसे प्रैक्टिकल के टेस्ट के रूप में बांटा जा सकता है। मौखिक परीक्षण में मौखिक प्रश्नोत्तर के द्वारा छात्रों के व्यवहार का मापन किया जाता है। परीक्षक मौखिक प्रश्न ही करता है तथा परीक्षार्थी मौखिक रूप से उनका उत्तर देते हैं। हम जानते हैं मौखिक परीक्षण के द्वारा एक समय में एक ही छात्र के गुणों को मापा जा सकता है। लिखित परीक्षा में प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं तथा छात्र उनका उत्तर लिखकर देता है। लिखित परीक्षणों को एक साथ अनेक छात्रों को प्रशासित किया जा सकता है। इससे कम समय में अधिक व्यक्तियों की योग्यता का मापन संभव है। प्रयोगात्मक परीक्षण में छात्रों को कोई भी प्रयोगात्मक कार्य करना होता है। इस प्रायोगिक कार्य के आधार पर उनका मापन किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षणों का निष्पादन परीक्षण भी कहा जा सकता है। परीक्षण के प्रशासन के आधार पर परीक्षणों को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत परीक्षण। नंबर 2, सामूहिक परीक्षण।
व्यक्तिगत परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनके द्वारा एक समय में केवल एक व्यक्ति की योग्यता का मापन किया जा सकता है। इसके विपरीत सामूहिक परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनके द्वारा एक समय में ही अनेक व्यक्तियों की किसी योग्यता का मापन किया जा सकता है। मौखिक परीक्षण तथा प्रायोगिक परीक्षण प्राय व्यक्तिगत परीक्षण के रूप में प्रशासित किए जाते हैं, जबकि लिखित परीक्षण प्राय सामूहिक परीक्षण के रूप में प्रशासित किए जाते हैं। परीक्षण में प्रयुक्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण के आधार पर परीक्षण को दो भागों में भी बांट सकते हैं, जैसे शाब्दिक परीक्षण तथा अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनमें प्रश्न तथा उत्तर किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं, जबकि अशाब्दिक परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनमें प्रश्न तथा उत्तर दोनों ही हैं, अथवा केवल उत्तर संकेतों या चित्रों या निष्पादन आदि भाषा रहित माध्यमों की सहायता से प्रस्तुत किए जाते हैं। परीक्षण में प्रयुक्त प्रश्नों में शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर भी परीक्षण को विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। यदि परीक्षण के अधिकांश प्रश्न केवल ज्ञान उद्देश्य का मापन कर रहे होते हैं तो परीक्षण को ज्ञान परीक्षण कहा जाता है। इसके विपरीत यदि परीक्षण अवबोध का मापन करता है तो उसे बोध परीक्षण कहा जाता है। यदि परीक्षण के द्वारा मुख्यतः छात्रों के कौशलों का मापन होता है तो परीक्षणों को केवल परीक्षण कहा जाता है। यदि परीक्षण मुख्यतः नई परिस्थितियों में ज्ञान, बोध व कौशलों के अनुप्रयोग क्षमता का पता लगाता है तो उसे अनुप्रयोग परीक्षण कहा जा सकता है। वस्तुतः ज्ञान परीक्षण, बोध परीक्षण छात्रों को पूर्णतः नई परिस्थितियों में क्या व कैसे करना है परिस्थिति उपलब्ध कराकर उन्हें सीखने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इसके लिए अनुप्रयोग परीक्षणों को अंततः अधिगम परीक्षण भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार व्यक्तियों से सूचना संकलित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर उसकी योग्यता का मापन किया जाता है। अपने सामने बैठकर प्रत्यक्ष वार्तालाप करने के कारण साक्षात्कार को प्रत्यक्षालाप के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साक्षात्कार को किस नाम से? प्रत्यक्षालाप के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि मापने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार को मौखिक का तात्पर्य वाइवा के नाम से भी पुकारा जा सकता है। साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 प्रमाणीकृत साक्षात्कार, नंबर 2 अप्रमाणीकृत साक्षात्कार।
प्रमापीकृत साक्षात्कार की संरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों, उनके क्रम तथा उनकी भाषा आदि को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों की संबंध में कुछ स्वतंत्रता दी जा सकती है, परंतु यह स्वतंत्रता पहले से ही स्पष्ट की जाती है। प्रमापीकृत साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार प्रश्नावली को ही पहले से ही सावधानी के साथ तैयार कर लिया जाता है। अप्रमापीकृत साक्षात्कार को असंरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार लोचनीय तथा मुक्ति होते हैं। यद्यपि इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न काफ़ी सीमा तक मापन के उद्देश्यों के ऊपर निर्भर करते हैं, फिर भी प्रश्न की पाठ्य वस्तु तथा उनका क्रम, उनकी भाषा आदि साक्षात्कारकर्ता के ऊपर निर्भर करती है। इनमें किसी भी प्रकार का साक्षात्कार प्रश्नावली का प्रयोग नहीं किया जाता। स्पष्ट है, अप्रमापीकृत साक्षात्कार में विभिन्न छात्रों से प्रश्न पूछे गए प्रश्न भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार साक्षात्कार का एक मिश्रित रूप अपनाना पड़ता है, जिसे अर्ध प्रमापीकृत साक्षात्कार अथवा अर्ध संरचित साक्षात्कार कहते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेकर पूर्व निर्धारित प्रश्नों के साथ कुछ विकल्पात्मक प्रश्नों का प्रयोग कर सकता है। उद्देश्य के अनुरूप साक्षात्कार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सूचनात्मक, परामर्श, निदानात्मक, उपचारात्मक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार तथा अनुसंधान साक्षात्कार आदि। कुछ विद्वान साक्षात्कार को औपचारिक साक्षात्कार तथा अनौपचारिक साक्षात्कार में भी बांटते हैं, जबकि कुछ विद्वान साक्षात्कार को व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा सामूहिक साक्षात्कार में बांटते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है, जबकि सामूहिक साक्षात्कार में एक साथ कई व्यक्तियों को बैठा लिया जाता है। सामूहिक साक्षात्कार में व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तरों को शीघ्रता देने से पता चलता है। सामूहिक विचार विमर्श भी सामूहिक साक्षात्कार का एक प्रकार है। प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सूचनाएं संकलित करने की दृष्टि से साक्षात्कार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साक्षात्कार के द्वारा अनेक ऐसे गुप्त या व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो मापन के अन्य उपकरणों से प्राय प्राप्त नहीं हो पाती। किसी व्यक्ति के अतीत को जानने अथवा उसके गोपनीय अनुभवों की झलक प्राप्त करने के लिए कार्य में साक्षात्कार उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त अशिक्षितों तथा बालकों से सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से साक्षात्कार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
होता है। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता आवश्यकता अनुसार नव्यता कर सकता है जो मापन के उपकरणों में संभव नहीं होती। साक्षात्कार संपूर्ण प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 साक्षात्कार का प्रारंभ, नंबर 2 साक्षात्कार का मुख्य भाग, नंबर 3 साक्षात्कार का समापन। साक्षात्कार के प्रारंभ में साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति में आत्मीयता स्थापित करता है। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का स्वागत करते हुए परिचय प्राप्त करना होता है। यह विश्वास दिलाता है उसके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रहेंगी। आत्मीयता स्थापित हो जाने के उपरांत साक्षात्कार के मुख्य भाग आता है जिसमें वांछित प्रश्नों का संकलन किया जाता है। प्रश्न करते समय साक्षात्कारकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न क्रमबद्ध हों, प्रश्न सरल व स्पष्ट हों। नंबर 3 प्रश्न साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों की भावना पर आघात न पहुँचे। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर मिल सके। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों को धैर्य और सहानुभूति से सुना जाए। वांछित सूचनाओं की प्राप्ति के उपरांत साक्षात्कार का इस प्रकार से समाप्त किया जाना चाहिए कि साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के संतोष का अनुभव साक्षात्कारकर्ता को हो। साक्षात्कारकर्ता की प्राप्ति मधुर वातावरण में धन्यवाद ज्ञापन देने के साथ करनी चाहिए। किन्हीं बातों को विस्मरण की संभावना से बचने के लिए साक्षात्कार के साथ अथवा तत्काल उपरांत मुख्य बातों को लिख देना चाहिए। साक्षात्कार के उपरांत यथाशीघ्र साक्षात्कार को अपना प्रतिवेदन तैयार कर लेना चाहिए।